प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज पुस्तक के अंतर्गत पाठ 6 अंतिम दौर 1। आपको पता है कि भारत की खोज पुस्तक का लेखन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। इसे उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसका अनुवाद हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद जी ने भारत की खोज नाम से किया। इससे पूर्व पाठ 1 से 5 तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से भारत सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर या मोहनजोदड़ो सभ्यता से लेकर आज तक अपनी सभ्यता और संस्कृति को कायम रखे हुए है। किस तरह से भारत में अनेक ऐसे महान शासक हुए जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर स्थापित किया। भारत की सभ्यता और संस्कृति को विश्व ने भी स्वीकार किया। उन महान शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक रहे। फिर यहाँ विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद फिर यूरोप से अनेक यूरोपियन आए, जिनमें अंग्रेज प्रमुख रहे। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज विजयी हुए और अंग्रेज भारत में शासन करने लगे। पाठ 6 अंतिम दौर में हम उन्हीं अंग्रेज़ों के भारत में शासन करने और उनके विरुद्ध भारतीयों द्वारा आंदोलन करने के विषय में समझेंगे कि किस तरह से अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, उनकी दमन नीति कैसी थी, वे किस तरह से यहाँ भारतीयों पर अत्याचार करते थे और भारतीयों का सामाजिक एवं आर्थिक शोषण करते थे, जिससे भारतीय अंग्रेज़ों को इस देश से भगाने के लिए, इस देश से उन्हें हटाने के लिए आंदोलन करने लगे। इस आंदोलन का नेतृत्व सबसे पहले भारतीय सेना, यानी कि जिन सेना पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया हुआ था, जिस सेना का संगठन अंग्रेज़ों ने किया था भारतीयों के खिलाफ, उन्हीं सेना में अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उसी सिपाहियों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न हुआ और इसका नेतृत्व किया था मंगल पांडे ने। इसके बाद भारतीय रजवाड़ों में भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष की भावना उठी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इत्यादि महान क्रांतिकारियों ने सहयोग किया। जनता में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विप्लव क्रांति की भावना जगाई और अंग्रेज़ों को इस देश से भगाने की कोशिश की, और यह संग्राम आरंभ हुआ था 1857 में, जिसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों की नीति डालो, अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो, या यहाँ के लोगों को आपस में मिला के यहीं के लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल करने की जो नीति थी, उसके फलस्वरूप उन्होंने ऐसा भयानक कुचक्र रचा, जिससे 1857 का यह आंदोलन असफल हो गया। लेकिन इस आंदोलन ने एक नई चिंगारी जगाई लोगों के अंदर में, अंग्रेज़ों के विरुद्ध ऐसी भावना जगाई जो बाद के जितने भी आंदोलन हुए उसमें प्रमुखता दिखलाई। उसमें उन सारे आंदोलनों में इसी 1857 के आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उसी आंदोलन का यह फल रहा कि बाद के आंदोलनों में भारतीयों ने एकजुटता दिखाई। अब हम इस पाठ को विस्तार से समझते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। भारत कभी ऐसे राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बना था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। यानी यहाँ पे अनेक शासक आए जो यहीं के होके रह गए। उन्होंने भारत को अपना समझा और भारत के लोगों पर भले ही शासन किया, लेकिन भारत को अपना समझने के कारण वे भारत के लोगों के सुख और दुख का भी ध्यान रखते थे। लेकिन अंग्रेज जो यूरोपीय थे, जो बाहर से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने यहाँ पे शासन किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को भारतीय नहीं समझा। उन्होंने सदैव अपने आप को विदेशी समझा। इसलिए यहाँ के लोगों पे उन्होंने अत्याचार किया, यहाँ के लोगों का शोषण किया।
अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो। यानी उन्होंने ऐसे वर्ग को बनाया जो अंग्रेजों के हित में काम करे। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के दो खास महकमे थे, मालगुजारी और पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था जो शासन की धुरी था। इस तरह से अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था की जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुँचे और पुलिस के द्वारा उन्होंने भारतीयों पर अकथनीय अत्याचार प्रारंभ कर दिए और मालगुजारी के द्वारा उन्होंने यहाँ की धन संपत्ति पर एक प्रकार से अधिकार कर लिया। यहाँ से अधिक अर्थ यानी धन दौलत वे अपने देश इंग्लैंड ले जाने लगे। इसके बाद दूसरे बिंदु में भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध, राजा राम मोहन रॉय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र के विषय में पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने, जिनमें शिक्षाविद, प्राच्य विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी ये जो शिक्षाविद थे, प्राच्य विद्या विशारद थे, पत्रकार थे, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाया। यहाँ के लोगों को पाश्चात्य संस्कृति में ढालने का प्रयास किया। यहाँ की जो संस्कृति थी, मूल संस्कृति, भारतीय संस्कृति, उसको नष्ट करने की कोशिश की। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। यानी कुछ ऐसे उत्साही अंग्रेज थे जो चाहते थे कि यहाँ के लोग पाश्चात्य संस्कृति को समझें। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, यह सब ऐसी बातें थीं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई और उसका स्थान व्यक्तिक संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई। पहले अंग्रेजों के आने से पहले जमीन बिकती नहीं थी, जिसकी जो जमीन थी वही रहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था की कि जमीन को बिकाऊ वस्तु बना दिया। 18 शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजा राम मोहन रॉय। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे और उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति के उपज थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातीनी और इब्रानी भाषाएं सीखी। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया। अपने दार्शनिक और विद्वत्तापूर्ण झुकाव के कारण राम मोहन रॉय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्य की ओर झुके। इस तरह से राजा राम मोहन रॉय ने भारतीय संस्कृति को समझा। वे भले ही पश्चिमी संस्कृति के भी जानकार थे, वे अंग्रेजी और दूसरी विदेशी भाषाओं के भी जानकार थे, लेकिन उन्हें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व था। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने भारत में फैली सती प्रथा को समाप्त किया। इन्हीं के कारण ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा क्या थी? जिस स्त्री का पति मर जाता था वह स्त्री पति के शव के साथ जीवित ही अग्नि में भस्म हो जाती थी। जीवित ही वह अग्नि स्नान कर लेती थी, अग्नि में, आग में जल जाती थी, सती हो जाती थी। इसको पति के शव के साथ स्त्री का जलना ही सती प्रथा थी और यह बड़ी नृशंस प्रथा थी जिसमें एक जीवित स्त्री को उसके मृत पति के साथ जला दिया जाता था। तो राम मोहन राय ने इस कुरीति का विरोध किया और इसे समाप्त करवाया। मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। इसे हम पढ़ेंगे सन 1857 की महान क्रांति और जातीयतावाद बिंदु के अंतर्गत। 1857 में मेरठ में भारतीय सेना ने बगावत कर दी और इस बगावत का नेतृत्व लिया था मंगल पांडे ने।
विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई थी, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। जन आंदोलन के रूप में यह दिल्ली, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंतीय विस्फोट था जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उसके अनुयायी कर रहे थे। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। इनके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया था जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त हो गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह से हिस्सा लिया। यह 1857 का विद्रोह कहा जाता है। यह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रथम विद्रोह यानी प्रथम स्वाधीनता आंदोलन कहा जाता है, जिसमें तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लक्ष्मीबाई 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की थी। जिस अंग्रेज जनरल से उनका मुकाबला हुआ था उसी ने इनके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। यह 1857 का जन आंदोलन चला और आपको मैं यह बतला दूं कि भले ही यह 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कुछ देसी लोगों की गद्दारी के कारण, विश्वासघात के कारण और अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति के कारण असफल हो गया, लेकिन इसने एक ऐसी ज्वाला जगाई थी, इसने ऐसी चिंगारी जगाई जिसके कारण बाद में जितने भी आंदोलन हुए वे सब इसी प्रथम स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 स्वाधीनता संग्राम के फलस्वरूप हुए थे। और इस आंदोलन ने लोगों को ऐसा प्रेरित किया था कि बाद के जितने भी आंदोलन हुए वे आंदोलन पूरी तरह से सफल रहे और भारतीय मानस ने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने का पूरा बीड़ा उठा लिया। हम इस पाठ के अंतर्गत हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन बिंदु पर विचार करेंगे। तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई थी। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी और उसमें लगभग हर पश्चिमी चीज़ के प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आधार पर की। उनके बाद केशव चंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही प्रवृत्तियां काम कर रही थीं और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था और नारा था वेदों की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। इस तरह से दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों को समझने का नारा दिया। हिंदू समाज में जातिवाद, छुआछूत की भावना ऐसी थी कि इस कठोर नीति से कुछ लोग इतने खिन्न हो गए थे कि वे ईसाई धर्म की ओर प्रवृत्त होने लगे थे, अन्य धर्मों की ओर प्रवृत्त होने लगे थे। तब यहाँ कुछ ऐसे समाज सुधारक भी हुए जिन्होंने उस कठोर सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की, उस भेदभाव, छुआछूत की भावना को हटाने की कोशिश की और उन्होंने अपने अपने तरीके से सामाजिक सुधार, सामाजिक आंदोलन प्रारंभ किए, जिनमें राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की और इसी के साथ ही बंगाल में एक और व्यक्ति तो सामने आए, वे थे श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनके शिष्य हुए विवेकानंद जी, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और रामकृष्ण मिशन के द्वारा उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को लेकर भारतीय संस्कृति के प्रचार का काम प्रारंभ किया। रामकृष्ण मिशन जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद जी को अपने अतीत के आधार और भारत की विरासत पर गर्व था। वे जीवन की समस्याओं को आधुनिक दृष्टि से देखते थे। वे अंग्रेजी और बंगला के ओजस्वी वक्ता थे।
बंगला गद्य और ललित कविता के लेखक थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, रोबीले, शालीन और गरिमावान थे। उन्हें अपने और अपने मिशन पर भरोसा था। उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह आए। 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक बिताया। यूरोप की यात्रा एथेंस और कुस्तुनतुनिया तक की और मिस्र, चीन और जापान भी गए। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था, उसके लिए उसे और उसके संदेश को भूलना कठिन हो जाता था। खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वे अंग्रेजों की लगन और अमेरिकी लोगों की जीवंतता और समभाव के प्रशंसक थे, लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और बलवती हो गई। भले ही वे पाश्चात्य संस्कृति को समझे, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति वे पूरी तरह से जागरूक थे और अपनी भारतीय संस्कृति का ही उन्होंने प्रचार प्रसार किया। पश्चिमी लोगों को भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विषय में बतलाया। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। विवेकानंद जी ने बहुत सी बातें कहीं, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा वह थी अभय, निडर रहो। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज़ जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, उसे जहर की तरह छोड़ दो। उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती। सत्य मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता है, सर्व ज्ञान है। अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हैं, लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग गायब हो जाता है, बुद्धि क्षीण होने लगती है, जीवन का पतन होने लगता है। इस तरह से विवेकानंद जी ने अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश की। भारत में जो कुरीति थी उसको दूर करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को समझाया कि सत्य के मार्ग पर चलो, निडर रहो और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच रहे हो उस लक्ष्य की प्राप्ति उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव सजग रहो, और जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त न कर पाओ तब तक निडर होकर जगे रहो, आगे बढ़ते रहो। इसलिए विवेकानंद ने भारत के दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक गर्जना की। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को खपा दिया। सन 1902 में 39 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, किंतु वे इतने संवेदनशील और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, वे बाहर निकलते थे और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी देते थे। 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का खिताब लौटा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य खामोशी से किया था, उसने शांति निकेतन को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जनगण मन गान लिखा, जिसे हम भारतीय गान के रूप में स्वीकार करते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर महान समाजशास्त्री थे। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो एक विश्वविद्यालय है जिसे आज हम विश्व भारती कहते हैं। इसमें देश विदेश के विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते हैं। ये इतने मानवतावादी थे कि जब अंग्रेज़ों ने अमृतसर में हत्याकांड किया था तो अंग्रेज़ों के द्वारा दिए हुए सर की उपाधि को भी उन्होंने लौटा दिया था। मैं आपको बता दूं कि ये महान कवि थे। गीतांजलि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पर उन्हें नोबेल साहित्य पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। टैगोर ने भारत की उसी तरह बहुत अधिक सेवा की जैसे कि एक दूसरे स्तर पर महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी और टैगोर दोनों को हम महान समाजशास्त्री, महान समाज सुधारक, महान राजनीतिज्ञ मान सकते हैं। गांधी तो पूरी तरह से राजनीतिज्ञ थे, लेकिन टैगोर राजनीतिज्ञ नहीं थे। फिर भी उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में, भारतीय स्वाधीनता के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी निस्संदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी समानताओं और विषमताओं की तुलना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज में एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे जो सर्वहारा के प्रति सहानुभूति के कारण लोकतांत्रिक हो गए।
गांधी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप थे और भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे। दोनों की अपने अपने ढंग की विश्व दृष्टि थी और इसके साथ ही दोनों पूरी तरह भारतीय थे। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जो एक दूसरे के पूरक थे। यहाँ पंडित नेहरू जी ने गांधी और टैगोर दोनों के व्यक्तित्व की तुलना की है और यह माना है कि दोनों ही भारत के लिए अनिवार्य थे। दोनों ने भारत की अपने ढंग से सेवा की। इसके बाद प्यारे बच्चों में बता दूं कि मुसलमानों का भी एक वर्ग था जो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध होते हुए भी अंग्रेज़ों के साथ था, जिससे कि एक अलग ही मुस्लिम हित कायम किया जा सके। सर सैयद उनमें प्रमुख थे। सर सैयद उत्साही सुधारक थे और वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बिठाना चाहते थे। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से वे भयभीत हुए क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह का विरोध करने के कारण उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। उन्हें यह सहायता जरूरी मालूम होती थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की और उन्हें नेशनल कांग्रेस से, जो उस समय आकार ले रही थी, हटाने की कोशिश की। उन्होंने जिस अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की उसका एक उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। वे नेशनल कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे कि वे उसे विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे। उन्होंने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वे अंग्रेजों की सहायता और सहयोग चाहते थे। यानी सर सैयद उत्साही सुधारक थे। वे मुसलमानों का सुधार चाहते थे। उन्होंने एक शैक्षिक योजना प्रारंभ की थी और इसमें वे अंग्रेज़ों की सहायता और सहयोग चाहते थे। इसलिए वे चाहते थे कि मुसलमान अंग्रेज़ों का उतना विरोध न करें। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि कुल मिलाकर मुसलमानों ने गदर में हिस्सा नहीं लिया और वे ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे। तो इस तरह से उनका भी प्रभाव मुसलमानों पर था और उन्होंने अपने ढंग से मुसलमानों के हित में कार्य किया। इसके बाद 1885 के आसपास जब नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और इसने अपना आकार लेना प्रारंभ कर दिया और सभी वर्गों पर इसका धीरे धीरे प्रभाव पड़ने लगा, उसी समय दो महान व्यक्तित्वों का उदय हुआ जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को प्रभावित किया। वे थे महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक और मराठा गोपाल कृष्ण गोखले। क्रांतिकारी नारे जो हवा में गूंज रहे थे, इसे इन लोगों ने भी अपने ढंग से प्रभावित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को तेज किया। इन्हीं में कांग्रेस के बुजुर्ग नेता थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता भी समझा जाता था। तो इस तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो प्यारे बच्चों, पाठ 6 में हमने यह समझा कि किस तरह से अंग्रेज भारत में स्थापित हो गए, उन्होंने किस तरह से भारतीय आर्थिक ढांचे को नष्ट करने की कोशिश की, किस तरह से अंग्रेज़ों से भारत को बचाने के लिए 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम आरंभ हुआ। यह स्वाधीनता संग्राम सर्वप्रथम सिपाही आंदोलन के रूप में जाना जाता है क्योंकि सिपाहियों ने इसका प्रारंभ किया था और इसका नेतृत्व लिया था मंगल पांडे ने। इसके बाद भारतीय रजवाड़ों ने भी साथ दिया और वे भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने लगे, जिनमें तात्या टोपे और रानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख थी। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ अनेक स्वाधीनता संग्राम के साथ ही सामाजिक सुधार प्रारंभ हुए। उन सामाजिक सुधारों को प्रारंभ करने वालों में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद प्रमुख थे। उसके बाद भारतीय राजनीति में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी का उदय हुआ। इन लोगों ने अपने तरीके से भारतीय स्वाधीनता संग्राम को नई रूपरेखा दी। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले आए, जिन्होंने नेशनल कांग्रेस में अपनी महती भूमिका निभाई और इस संघर्ष को एक नया रूप दिया।
तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में, यानी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्रश्नोत्तर है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रश्नोत्तर देखिए और उसे अपनी भारत की खोज कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।